स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। सोल्यूशन चैप्टर का ये आपका लास्ट लेक्चर नंबर 11, जिसमें अपन चैप्टर के अंदर लास्ट जो पार्ट है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। यानी कि हमने अब तक जो जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की 4, जिसमें आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जितनी भी वैल्यू 4 जो पॉइंट आपके पास में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के थे, ये हम सॉल्यूशन को आइडियल मानते हुए हमने एक सारी कैलकुलेशन की। लेकिन कुछ ऐसे सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब ऐड किया जाता है तो उसमें वो नॉर्मल कंडीशन में मॉलिक्यूल में रहते हैं, वो या तो एसोसिएट हो जाते हैं अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बना देते हैं, या वो डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे आपके पास कोई सॉल्ट होगा तो डिसोसिएट, तो आपने पढ़ा होगा रॉल्ट लॉ जो है वो नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे आपका अप्लाई होता है। तो रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें कंपलसरी कंडीशन ये होती है कि रॉल्ट्स लॉ ये कहता है कि आपका जो सल्यूट होना चाहिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, वो सल्यूट कैसा होना चाहिए, तो एक तो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए सॉलिड फॉर्म में, और दूसरा उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड था वो था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत, जब तक ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोई सब्सटेंस नहीं होगा तब तक वो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और तब तक हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब चूंकि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर्स के नहीं होते, जैसे आपने NaCl लिया, तो NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये नंबर ऑफ आयंस 2 बना देगा, यानी कि थ्योरेटिकली वो 1 मोल है। लेकिन जैसे ही वो किसी सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे तो ये आपके पास में 2 पार्ट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा का पॉजिटिव चार्ज 1 मोल और नेगेटिव चार्ज 1 मोल। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाएंगे, जबकि पहले वो नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि कैलकुलेशन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जो बनती है जब आपका मोलर मास चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ आयंस अलग हो जाते हैं, एसोसिएट डिसोसिएट दोनों ही हो सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। यानी कि दो सब्सटेंस व्हिच गेट डिसोसिएट or associate in a particular solvent, they gives abnormal molar masses। अगर वो dissociate associate होते हैं तो उनके molar masses में changes आएगा। और इसके लिए एक साइंटिस्ट था स्टूडेंट, तो पहले तो अपन इसमें ये लिख सकते हैं some solute get associate or dissociate in particular solvent। किसी सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएट और डिसोसिएट हो सकते हैं। so their molar masses will be abnormal। ठीक है, जितना उसका 1 मोल के लिए होगा उससे ज्यादा या कम हो जाएगा, तो ऐसे को अपन बोलते हैं एबनॉर्मल मासेस। अब इनकी क्वेश्चन रेस होगा कि अगर इन सब्सटेंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपन को स्टडी करनी होगी, जो ऐसे सल्यूट्स है जो हमारे या तो डिसोसिएट हो रहे हैं या फिर भी अपन एग्जांपल भी समझेंगे इसका एसोसिएट हो रहे हैं, तो उस केसेस में अपन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहले तो एग्जांपल अपन देखेंगे इसके अंदर कि डिसोसिएट और एसोसिएट कैसे होते हैं एबनॉर्मल मास से। जैसे स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड एग्जांपल ले रहे, जिसमें सम सब्सटेंस सल्यूट गेट एसोसिएशन ऑफ सल्यूट, तो कुछ सल्यूट आपके क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। जैसे एसिटिक एसिड स्टूडेंट्स हर 2 मोल जितने भी n नंबर हमारे पास में होंगे, तो जैसे मान लो n नंबर किसी मॉलिक्यूल के लिए और वो किसी सॉल्वेंट के अंदर जब ऐड करेंगे तो AN, तो यहाँ n का मतलब वो डाइमर ट्राइमर बन सकता है। जैसे सपोज आपने 2 मोल दिए, तो एसिटिक एसिड को आपने H2O में ऐड किया, तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बेस देखेंगे तो ये फॉर्म आएगा, और इसका सेकंड मॉलिक्यूल जो होगा वो आपके फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ में सेल्फ एसोसिएट हो जाएगा। सेल्फ एसोसिएट के लिए इनके जो अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है, अपोजिट चार्ज, वो एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से लिंक कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एसोसिएशन। ठीक है, इसकी जगह पे आप बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं C6H5,
तो यहाँ पे आप C6H5 और ये मोलर मास जो भी अलग आएगा, तो सेम कंसेप्ट आपका बेंजोइक एसिड में भी मिलेगा, जिसमें पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ये। तो इस तरह का कोई सल्यूट जो अपने आप को एसोसिएट कर देता हो, तो उसका जितना मोल, अब जैसे मान लो एसिटिक एसिड 1 मोल है, तो 1 मोल अभी जैसे अभी 2 तो अपने इसको सेल्फ एसोसिएट के हिसाब से 1 मोल का मोलर मास कितना, एसिटिक एसिड का अगर 1 मोल हमारे पास में है तो उसका आपका कितना आया, सो इसका मोलर मास है तो 60 हो जाएगा, 45 प्लस 50 60 मोलर मास जो यूनिफाइड मास है इसका, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन चूंकि जब सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, यानी कि सोल्यूशन के अंदर जब ये रहेगा एज ए इलेक्ट्रोलाइट, एज ए सल्यूट, तो उस केस में इसका जो होगा डाइमर, क्योंकि ये 2 फॉर्म में आ गए, 2 मॉलिक्यूल आपस में सेल्फ एसोसिएट हुए, तो दैट इज कॉल्ड डाइमर फॉर्मेशन। और डाइमर फॉर्मेशन में जितना आपका नॉर्मल मोलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का, उसको इंटू 2, ट्राइमर होगा तो इंटू 3। तो अभी इसका जो एबनॉर्मल मोलर मास होगा वो 120 कंसीडर करते हुए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हुआ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकेंड कैटेगरी जो होती है इसी के अंदर, वो आपकी हो जाएगी, उसमें अपन बोलेंगे डिसोसिएशन। ठीक है, दूसरा सब्सटेंस आपका सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट भी हो सकता, तो उसको बोलेंगे डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। मोस्टली ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट, एसिड, बेस, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं। जैसे आपने NaCl लिया, NaCl का अभी कितना है 1 मोल। अब आप किसी सॉल्वेंट में जब इसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर जैसे डिसॉल्व करेंगे तो 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोराइड, तो यहाँ पे जो मोल होंगे वो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह से जैसे आपने AlCl3 लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, उसका 1 मोल है, और किसी पर्टिकुलर वाटर के अंदर इसको सॉल्यूट को डिसोल्व, तो ये Al+3, ठीक है, या 3+, और दूसरा हो जाएगा आपका 3Cl-, ठीक है। तो टोटल N की वैल्यू, मोल की वैल्यू कितनी है 1 मोल, और इसके 3 मोल, तो टोटल हो गया 4 मोल। यानी कि हमने थ्योरेटिकली जो लिया वो 1 मोल था, यानी कैलकुलेशन क्वालिटेटिव में इसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन सॉल्वेंट के बाद में इनका बिहेवियर कैसा आ रहा है 2 मोल, तो मोल चेंज हो रहे हैं, और मोल चेंज होने का मतलब आपका जो मास होगा उसके साथ साथ में वो भी वेरी करेगा, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट। तो इसके बेसिस पे अपन यहाँ पे कैलकुलेशन में जो भी करेक्शन होगा वो करेक्शन होंगे। अच्छा, इस करेक्शन के लिए स्टूडेंट जिस साइंटिस्ट ने एक फैक्टर दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है वॉन हॉफ। तो वॉन हॉफ ने इसके लिए करेक्शन फैक्टर बताया, तो वॉन हॉफ इक्वेशन के बेसिस पे या वॉन हॉफ करेक्शन फैक्टर है ना, तो इनके एसोसिएट डिसोसिएशन के कैलकुलेशन जो हम करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो वो किस बेसिस पे होगी, तो उसको बोलेंगे वॉन हॉफ करेक्शन फैक्टर, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स जो एबनॉर्मल मोलर मासेस होंगे उसमें जो कैलकुलेशन होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो वो आपकी डिपेंड करेगी वॉन हॉफ फैक्टर पे, यानी कि वॉन हॉफ साइंटिस्ट ने वॉन हॉफ फैक्टर, जिसको करेक्शन फैक्टर बोलते हैं, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वॉन हॉफ फैक्टर को, वो स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां भी स्मॉल आई होगा दैट इज कॉल्ड वॉन हॉफ फैक्टर या वॉन हॉफ करेक्शन फैक्टर, और ये जो वैल्यू होगी आई की, वो आपकी वॉन हॉफ करेक्शन फैक्टर में कहलाएगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जितनी भी प्रैक्टिकली वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, डाउन में आ जाएगा थ्योरेटिकल, है ना, जो स्टोइकियोमेट्रिकल होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल का जो रेस्पेक्टिव कॉलिग, अब अपने पास में कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यस याद करिए, रिकॉल करो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1 हमारे पास में होगा, वो होगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थी एक। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था आपके पास में, नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, अब उसको एबनॉर्मल, तो एक साथ में तो नॉर्मल फॉर्मूला जब लिखेंगे तो हमारे पास में याद करो नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, P0 - PS अपॉन PS, नीचे वो जो यूनिवर्सल फॉर्मूला इसीलिए अपन नीचे PS ले रहे हैं ना, और इधर क्या था मोल फ्रैक्शन था, तो मोल फ्रैक्शन में आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन की जगह पे आप N2 अपॉन N1 भी लिख सकते हैं। तो फ्यूचर में आप इस मोल फ्रैक्शन को N2 अपॉन N1, लेकिन इसमें जो चेंज क्या करना है, तो अपन को चूंकि अगर एबनॉर्मल, ये तो था नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, जब आप एबनॉर्मल के लिए करेंगे
तो इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई क्या कहलाएगा, करेक्शन फैक्टर। तो आई से मल्टीप्लाई करते ही इसके अंदर आपका वापस एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसमें इनटू आई कर देंगे। अब देखो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद करो। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या रहेगा, तो अब आपके पास में फॉर्मूला याद करो, डेल्टा टी एफ है ना, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, एक तो सिर्फ मोलरिटी के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं इनटू एम, ठीक है, इनटू एम। तो इसको आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका एम नॉर्मल मोलर मासेस कैलकुलेशन के लिए यूज हो जाएगा। तो यानी कि आई का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। और एम को आप पूरा लिख सकते हैं, याद है आपको फॉर्मूला, मोलरिटी है तो W2 अपॉन M2 इंटू है ना 1000 अपॉन ये आपका W1, यानी कि मान ये इसमें प्लेस कर सकते हैं जब भी अपन को कैलकुलेशन में लेना होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो क्या थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यस, फॉर्मूला सेम ही था, ठीक है। सॉरी, ये एलिवेशन स्टूडेंट इसमें बी कर दीजिए, स्टूडेंट्स इसमें बी कर दीजिएगा, ये बी है, एलिवेशन में बी लिखना और डिप्रेशन में फ्रीजिंग लिखिएगा। तो टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है, ये इसमें लिखिएगा। और ये आपका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आई से, तो आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना एलिवेशन के अंदर तो बी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है, तो इसलिए बी आएगा, और फ्रीजिंग का एफ है इसीलिए एफ आएगा। तो इसमें और मोलरिटी का वही, मोलरिटी का सेम फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको ऑलरेडी लर्न है फॉर्मूले। और फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में कौन सी होती है कॉलिगेटिव के अंदर, ऑस्मोटिक, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। और इसमें भी आपका वांट ऑफ करेक्शन फैक्टर आई आ जाएगा, तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला आई आ गया, ठीक है। तो ये टोटल फॉर्मूले हो गए जो नॉर्मल से एबनॉर्मल में जब भी आएगा आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड व्हाट इज आई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जैसे सपोज अब इसी फॉर्मूले के अंदर अपन को अगर ये सारे फॉर्मूले ज्वाइंट करने हो इस रेस्पेक्ट में आई के लिए, तो क्या क्या आया, डेल्टा पी लोवरिंग वेपर, और ये डेल्टा पी यानी कि ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। दूसरा कौन सा था, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीबी, एक ऑब्जर्व्ड और एक थ्योरेटिकल। फिर तीसरा आपके पास डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीएफ, पाई प्रैक्टिकल अपॉन पाई थ्योरेटिकल। तो ऊपर जितने भी वैल्यूज आई है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी 1 2 3 4, तो इसके अंदर ऊपर वाली जो वैल्यू वो ऑब्जर्व्ड कहलाएगी, है ना, और ये थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल। तो ये इनके आई की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं कि उसमें कौन सी वैल्यूज आप यूज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड वांट ऑफ करेक्शन फैक्टर इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एबनॉर्मल मासेस। यस स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल में जो वांट ऑफ फैक्टर है आपका, उस वांट ऑफ फैक्टर में जो आई की वैल्यू है, आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर करेक्शन, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन क्या होती है, थ्योरेटिकल, है ना। तो ये तो अब मान लीजिए इसको इन रेस्पेक्ट ऑफ मोलर मास करना हो, इन रेस्पेक्ट ऑफ मोलर मासेस, मोलर मास के रेस्पेक्ट में अगर करना हो स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मोलर मास में आपने देखा कोई भी फॉर्मूला लीजिए, जैसे डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी में अपन क्या लिखते हैं, केएफ है और साथ में मोलरिटी है। मोलरिटी को अगर अपन रिमूव करते तो क्या आता है, मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो देखो जो आपका डेल्टा टीबी है वो रेसिप्रोकल ऑफ मोलर मास, इसका मतलब डेल्टा टीबी के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्व यहां आता है तो थ्योरेटिकल यहां आएगा, ठीक है। और मोलर मास क्या है, इसका उल्टा है। तो देखो ये तो आया आपका ऑब्जर्व और ये कौन सा आ गया आपका थ्योरेटिकल। अब अगर मेरे को मोलर मास के रेस्पेक्ट में लिखना तो डेल्टा टीएफ कैसा है, 1/m2 है, ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर अपन इसको मोलर मास के रेस्पेक्ट में अगर वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ऊपर जो आएगा वो थ्योरेटिकल मोलर मास आएगा और डाउन में जो होगा वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास से जो एबनॉर्मल मास आएगा।
तो ये ध्यान रखना है, मोलर मास के रेस्पेक्ट में जो वांट ऑफ फैक्टर होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट का रिवर्स होता है, क्योंकि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में m2 डाउन में आता है जो मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इसीलिए मोलर मासेस में थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू रहती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन को स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल पर्पस से एक और कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, जिसको अपन बोलेंगे रिलेशन बिटवीन want of factor I and degree of dissociation जिसको अल्फा से, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसका भी अपन अल्फा से भी। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, वो दो फॉर्मूले याद रखेंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दे दी को, लेकिन इसमें दो फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए, ये फॉर्मूले आपके कोई भी न्यूमेरिकल में यूज जाएंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक है इसके अंदर, जिसमें दो फॉर्मूले याद रखने। एक तो याद रखना स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर आपका सल्यूट डिग्री ऑफ डिसोसिएट होता है, जैसे 11th में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा बच्चों, तो इक्विलिब्रियम में अपन जैसे कोई भी चीज का डिसोसिएशन कैसे देखते हैं, तो उसको सॉल्वेंट में लिया तो ये आपका आयोनाइजेशन फॉर्म में ऐसे आ गया, तो अपन क्या कहते हैं 1 मोल, तो इनिशियली ये 0 होता है, फिर 1 माइनस तो अल्फा, तो ये अल्फा, यानी कि ये कंपोनेंट जितना डिसोसिएट होगा उतना ही अल्फा बनेगा, तो अल्फा यहाँ पे क्या कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे कोई चीज आपस में कंबाइंड होती तो उसको एसोसिएशन कह सकते हैं, तो ये डिग्री ऑफ आपका डिसोसिएशन हो जाएगा। और अगर वो आपस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये दो वर्ड में बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले परमाणु, जैसे एग्जांपल भी लिख सकते हैं अपन साथ में। तो इसमें हमारे पास में जैसे सपोज AlCl3 डिसोसिएशन है तो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इसको आप पर्टिकुलर किसी सॉल्वेंट में लेंगे तो Al3 प्लस 3Cl माइनस, ठीक है। तो आप ध्यान रखना नॉर्मल थ्योरेटिकल तो आपका 1 था, लेकिन यहाँ पे जो n की वैल्यू हो गई वो 1 मोल प्लस 3 मोल गिव्स टोटल 4 मोल। तो ये सॉल्वेंट के अंदर जहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी परफॉर्म करनी है वहां नंबर ऑफ मोल 4 लेना है। इसी तरह से जैसे अपन एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखा, इसके n नंबर थे, यानी कि n की वैल्यू अपन 2 ले सकते हैं मिनिमम डाइमर बनाने के लिए, और इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपना डाइमर, जो इससे पहले अपन ने डाइमर बना के बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, तो ये डाइमर बना देगा, है ना। तो इसको डाइमर, और जैसे उस न्यूमेरिकल में लिखा आता डाइमर ट्राइमर, तो उसमें n की वैल्यू डाइमर हो तो 2 लेनी है, ट्राइमर हो तो 3 लेनी है, इस तरह से आपको n की वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब डिग्री जनरली जो न्यूमेरिकल्स आता है कॉम्पिटिशंस या एग्जाम्स के अंदर, जो रिटन एग्जाम है, तो आपसे ये पूछते हैं कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, और उसका परसेंटेज भी मोस्टली परसेंटेज पूछते हैं, डिग्री परसेंटेज। इसका फॉर्मूला याद रखिए, डिसोसिएशन का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है अल्फा कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, अल्फा इक्वल्स टू, एनसीईआरटी इसको एक्स लेती है, एक्स या अल्फा कोई भी सिंबल हो सकता है, तो अल्फा, जैसे एक आप घर में अपन जैसे मिरर यूज करते, तो मिरर का हिंदी वर्ड बहुत अच्छा आईना, तो आई क्या हो गया वांट ऑफ फैक्टर, और एन आपके नंबर ऑफ मोल, तो आई और एन से क्या बन जाए आईना, दर्पण या मिरर जिसको कहते आईना, तो आई -1 एन -1। अगर आपको परसेंटेज में पूछते हैं तो इंटू 100 कर दीजिए। ये फॉर्मूला परमानेंट याद रख लीजिए किसी भी डिसोसिएशन में, और कुछ भी नहीं, सीधा सा एक आईना वर्ड याद रखना, आई और एन -1 इंटू 100। ये आप किसी भी न्यूमेरिकल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आई कहां से आएगा, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने कहा था आई कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेल्टा टीबी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, तो एक ऑब्जर्व वैल्यू हो जाएगी और एक थ्योरेटिकल वैल्यू। अगर ये मोलर मासेस के रेस्पेक्ट में तो ध्यान रखना है m2 होंगे, लेकिन इसमें थ्योरेटिकल ऊपर हो जाएगा और ऑब्जर्व डाउन हो जाएगा, ये तो आई आ जाएगा। n क्या होगा स्टूडेंट्स, n नंबर ऑफ मोल, डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ मोल, जैसे AlCl3 के लिए जो n की वैल्यू 4 हो जाएगी।
अगर आपके पास NaCl है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी बस, बाकी सारी वैल्यू, और अल्फा आपका निकल जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से आप डिसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला। अब यही क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के लिए आ जाता है, तो एसोसिएशन के लिए इसमें जैसे यहाँ पे क्या था, आईना, सीधा आईना, मतलब एक के नीचे, इसमें तिरछा आईना लगा, तिरछा आईना समझिए, आईना, एन को यहां लिखिए, I-1 1 माइनस एन, ये एसोसिएशन के लिए। और ऊपर क्या करना है, ब्रैकेट करके n से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू 100, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए आप किसके लिए, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएट, यानी एसोसिएट में फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होगा, डिसोसिएट का मतलब फॉर्मूला छोटा ही रहेगा, ओनली आईना, -1 इसमें क्या होगा, तिरछा आईना, ठीक है, रिवर्स क्रॉस, और I-1 1 माइनस एन, और इनटू ऊपर क्या कर देंगे, इनटू एन कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर परसेंटेज पूछते हैं तो 100 के साथ में वापस वही आई क्या होगा, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल हो जाएगा, ठीक है, और मोलर मास में रेसिप्रोकल, और एन की वैल्यू जो हमारे पास डाइमर, जैसे अभी यहाँ पे एन के लिए सपोज न्यूमेरिकल में डाइमर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, डाइमर, तो डाइमर के लिए एन की वैल्यू कितनी ले लेंगे बच्चों, 2, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी लेंगे, 2, और ट्राइमर हो तो 3 ले लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले जो है, जो अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, तो ये दो फॉर्मूले याद रखिए, वापस से रिकॉल कर दीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी क्वेश्चंस में लिखा आता है तो उस केस में आपको जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, उसमें आईना वर्ड याद रखना है, और -1 एनसीईआरटी इसको एक्स लिखते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो AlCl4 या NaCl2 जितना डिसोसिएट में आइंस बनेंगे वो एन की, आई क्या होगा, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका ऑब्जर्व थ्योरेटिकल, मोलर मास में थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व लेना। और इसी तरह से डिग्री ऑफ एसोसिएशन में तिरछा आईना है ना, तिरछा आईना I-1 1 माइनस है, इंटू एन जरूर करिएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है, जहां पे एन की वैल्यू जो है, और डिसोसिएशन में तो आप नंबर ऑफ आइंस के मोल काउंट करेंगे, और एसोसिएशन में आप हमेशा डाइमर ट्राइमर जो वर्ड लिखा हो उस वर्ड पे ध्यान देंगे। तो ये हमारे पास में दो फॉर्मूले हो गए जो वन ऑफ और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के परसेंटेज को इंडिकेट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, पहला पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल किस तरह का आएगा, जिसमें डायरेक्टली वांट ऑफ फैक्टर को अपन यूज करें। क्वेश्चन देखिए, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, तो सबसे पहले डिसोसिएशन वर्ड पे ध्यान देना कि वर्ड कौन सा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन। कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अपना कितना होता है, जो भी उसमें सोल्यूशन का अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, T1 मानते हुए, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2, डेकाहाइड्रेट फॉर्म में सोडियम सल्फेट है जिसका 6 ग्राम क्वांटिटी ली, ये हमारा W2 हो गया, ठीक है। इसका जो मोलर मास निकालेंगे आप, तो ये 322 ग्राम पर मोल आ जाएगा, और 0.1 kg आपका सॉल्वेंट, तो ये आपका W1 हो गया, ठीक है, W1 मास, तो ठीक है, और गिवन अपना KF है इतना, यस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसमें चूंकि हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि अपन को देखो देखने से ही पता लग रहा है Na2SO4 है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो Na2SO4.10H2 इज इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रोलाइट को जब किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये 2 मोल तो आपका देगा सोडियम, और SO4 2 माइनस, वाटर का डायरेक्टली वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, तो हमें सिर्फ आइंस देखने हैं। तो नंबर ऑफ आइंस यहाँ पे कितने हो गए स्टूडेंट, 2 वैल्यू इज हियर, एक वैल्यू यहाँ पे है, तो टोटल n की, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन कैलकुलेट नहीं करना हो, यानी कि अल्फा कैलकुलेट नहीं करना हो, वहां पे आपकी यही वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली आई हो जाएगी 3। तो ऐसे न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली आई की वैल्यू को ही नंबर ऑफ आइंस, क्योंकि वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन एज्यूम इलेक्ट्रोलाइट का जितना नंबर है एसोसिएशन डिसोसिएशन है तो वो डायरेक्ट ले सकते हैं, जब तक कि आपको कोई अल्फा नहीं निकालना हो, तो आप सीधा आई की वैल्यू नंबर ऑफ आइंस या नंबर ऑफ डाइमर ट्राइमर हो सकता है, यस। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो उससे पहले आपको डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा TF का, याद करो, प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था आपने, 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ 1000 आप, अब इसमें चूंकि वांट ऑफ करेक्शन फैक्टर लगाना है, तो
अपन ने क्या किया था, अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जिसमें क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो ये आई उसमें करेक्शन पे, तो इसी फॉर्मूले में मोलैलिटी की जगह सारा फॉर्मूला आ गया और इसी में इंटू आई कर दीजिए, तो ये करेक्शन फैक्टर आ जाएगा साथ में। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लीजिए, 1000 तो ये हो गया, के एफ अपना कितना दे रखा है 1.86, W2 कितना हमारे पास 6 ग्राम, ठीक है, अपॉन M2 मोलर मास 322, ये आ गया आपका 322। अब कितना W1 जो है 0.1 kg। अब स्टूडेंट चूंकि ऊपर अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए नीचे वो ग्राम में रहना चाहिए, तो ग्राम के अंदर 0.1 इंटू 10 टू दी पावर 3 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आई की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितने से कर दीजिए 3 से। यस, वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन निकालो, एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा डेल्टा टी एफ का, देखिए। यस, सॉल्व करिए बच्चों। यस स्टूडेंट्स, आपने सॉल्व किया, आंसर मैच करो, 1.04 केल्विन आपका आंसर आना चाहिए। अब अपन को ये तो आ गया डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ तो होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अपन को इस सोल्यूशन का क्या निकालना, फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ नॉट प्योर का माइनस सोल्यूशन। ठीक है, तो अब अपन को सोल्यूशन का पूछा इन्होंने कि सोल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या, T1, इसको इधर ले आइए। ठीक है, T1 को किस में से डिफरेंस निकाल देंगे, डेल्टा TF नॉट और डेल्टा TF। तो ये आपके पास में डेल्टा TF वाटर का मान लीजिए कितना होता है 273 केल्विन, और माइनस में डेल्टा TF आपका कितना आया 0.04। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, कितना आ रहा T1। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया होगा 271.96 केल्विन। तो एक तो ये क्वेश्चन जो डायरेक्टली विदाउट अल्फा, इसीलिए जब तक आपको डिग्री ऑफ अल्फा नहीं पूछे तब तक आपको डिसोसिएशन में आइनर फॉर्मूला नहीं लगाना है, और सीधा सीधा आपको आई की वैल्यू वही मान लेनी है जो आपके नंबर ऑफ आइंस या डाइमर ट्राइमर है। स्टूडेंट्स, वांट ऑफ फैक्टर में अब अपन प्रैक्टिस करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एडिशन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और दो फॉर्मूले जो मैंने आपको याद कराए उनकी एप्लीकेशन कैसे लेनी है। जैसे क्वेश्चन है, एज पर एनसीईआरटी 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम, तो 25 ग्राम हमारा W2 हो गया ऑफ बेंजीन, सो अ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, यह आपका डेल्टा TF आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज, यानी कि आपका KF, ठीक है, kg पर मोल, आप यूनिट से भी देख सकते हैं। व्हाट इज दी, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, यानी कि अल्फा कैलकुलेट करना है, लेकिन कौन सा वाला, एसोसिएशन वाले फॉर्मूले से, ऑफ एसिड, इट फॉर्म डाइमर, तो डाइमर का मतलब n की वैल्यू 2 लेनी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर डेल्टा TF एक ही दे रखा हो तो रेशियो नहीं निकल सकता, क्योंकि आई के अंदर क्या होगा, रेशियो चाहिए, डेल्टा TF ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल, ये दो आए तो एक गिवन है, अब दूसरा कैलकुलेट का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करें, हमेशा मोलर मास निकाल दीजिए, क्योंकि एक मोलर मास तो थ्योरेटिकली होगा इसका, जो अपन अभी कैलकुलेट कर लेंगे, और एक मोलर मास जो अपन को फॉर्मूले से मिल जाएगा वो आपका एक्सपेरिमेंटल मोलर मास हो जाएगा। तो जब भी कभी न्यूमेरिकल के अंदर एक ही डेल्टा TB या एक ही डेल्टा TF दे रखा हो तो हमेशा मोलर मास के रेस्पेक्ट में ले आइए। तो जैसे फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन, ये आपका हो जाएगा M2 इंटू W1। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना, मोलर मास, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल मोलर मास निकल सके, ये डेल्टा TF हमारे पास है ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन, डेल्टा TF को डाउन में ले लीजिए और इंटू आपके पास W1, तो ये जो M2 आएगा ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मोलर, जिसको एबनॉर्मल मोलर मास जितना भी आएगा, जिसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी कह सकते हैं आप, ऑब्जर्व्ड OBS ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप वैल्यूज प्लेस कर दो, तो M2 इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस, तो M2 इक्वल्स टू 1000 तो एज इट इज लिख दीजिए, इनटू
KF कितना दे रखा अपन को 4.9 और इनटू में W2 हमारे पास कितना है 25 अपॉन डाउन में आ गया डेल्टा TF कितना दे रखा हमारे पास में 1.62, तो ये 1.62 और W1 हमारा देखिए यहाँ पे 1 kg, ठीक है, सॉल्वेंट्स, या अपन को क्वांटिटी गिवन होगी या अपन इसको 1 kg का मतलब 1 लीटर के रेस्पेक्ट में ले लेंगे। तो ये अपने पास इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा देखिए, सॉरी, इसमें W2 ये है आपके पास में जो स्टार्टिंग में दे रखा 2 ग्राम, तो इसको जगह तो कर दीजिए आपका 2 ग्राम और ये जो है ये आपका सॉल्वेंट मास है W1, तो ये ले लीजिए 25, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में जो लिखा है वो आपका सल्यूट मास है और बाद में जो लिखा है वो सॉल्वेंट मास है, ठीक है। इनको इनटू कर दीजिए और ये आपका पहले M2 निकाल दीजिए, इसका M2 कितना आएगा देखो, यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ M2 कितनी आ जाएगी, यस, तो इसका आंसर आपका आया 241.98 ग्राम पर मोल, है ना, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई, तो इसको लिख दो ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दूसरा स्टूडेंट्स M2 जो होगा सल्यूट का वो थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल कैसे निकलेगा, तो देखो फॉर्मूला क्या, बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का थ्योरेटिकली आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो बेंजीन का कितना होता है 78 और 78 में एक डैश आ गया मतलब एक H कम हो गया 77 और 45 होता है COH का, ये देखो ये भी शॉर्ट में फटाफट निकलना चाहिए फॉर्मूले में, तो ये 122 आ जाएगा, तो ये आपका थ्योरेटिकल आ गया 122। अब आप याद करो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि वांट ऑफ फैक्टर जब आप निकालेंगे और मोलर मास के रिस्पेक्ट में कभी भी हो तो हमेशा ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, रिवर्स होगा, थ्योरेटिकल अपॉन कौन सा आएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जबकि डेल्टा TF वगैरह में ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल, मोलर मास में रेसिप्रोकल। तो आई की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, M2 हमारे पास में कितना है, M2 थ्योरेटिकल कितना आया 122, तो ये तो हो गया 122, M2 ऑब्जर्व्ड कितना आया, तो ये वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की है 241.98, यस, वीडियो पॉज करके आई को सॉल्व करो। एक तो आई को सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना, परसेंटेज एसोसिएशन। तो याद करो बच्चों, एसोसिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताई थी, अल्फा इक्वल्स टू, एसोसिएशन में हमेशा तिरछा आईना I-1 और ऊपर क्या करना इनटू n, और परसेंटेज में पूछा है तो 100 कर दीजिए। आई यहाँ पे कैलकुलेट करो, n की वैल्यू कहां से आएगी, तो n में देखो लिखा हुआ है डाइमर, ठीक है, तो 2 ले लीजिए, तो इसमें n की वैल्यू तो आपको लेनी है 2 और आई का वीडियो पॉज करके बताओ मेरे को कितना आंसर आया, सॉल्व करो। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आई 0.504, ठीक है, आई की वैल्यू, तो ये आई की वैल्यू 0.50। अब इस फॉर्मूले में रखो, तो अल्फा इक्वल्स टू आई कितना हमारे पास में 0.504 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0.504, ठीक, इंटू एन भी ये ध्यान रखना है, इंटू एन कितना आ पा रहा 2 लिया था एंड ये रहा 2 और इंटू 100, इसको सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, कितना आंसर आ रहा, परसेंटेज में निकालो कितना परसेंट आएगा, यस स्टूडेंट, तो आपका आंसर कितना है 99.2% आपका अल्फा एसोसिएशन वैल्यू। तो ये न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करना एसोसिएशन का। यस स्टूडेंट्स, एक इसी तरह से आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अगर अपन को परसेंटेज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला भी सेम वही है, जैसे आपको एक वैल्यू अगर डेल्टा TF अपन को दे रखा है फ्रीज एट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है तो एक डेल्टा TF अपन को दे रखा है, तो वही जब एक सिंगल वैल्यू होती डेल्टा TF तो ऑब्जर्व थ्योरेटिकल का रेशियो नहीं होगा, तो हमेशा मोलर मास के रेस्पेक्ट में निकाल दीजिए। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू, तो इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल देंगे अपन, M को यहाँ पे लिए तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू KF इंटू W2, इसको डाउन में ले लीजिए TF इंटू W1, ठीक है। तो ये आपके पास में 1000 इंटू KF कितना है 1.86 इंटू W2, ठीक है, W2 हमारे पास में कितना है सल्यूट का मास, तो देखो क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है 0.37%, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपन इसको 0.37 अपॉन 100, तो ये ऊपर वाला तो सल्यूट का मास हो गया डायरेक्टली 0.37 अपॉन डेल्टा TF हमारे पास कितना, ये अब देखो स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये जो डेल्टा TF है ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है,
तो हमारे पास में जो डेल्टा TF होगा वो निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, याद करो, TF नॉट माइनस T1। तो ये हमारा T1 है, सोल्यूशन फ्रीजेस। तो वाटर का कितना होता है 0 डिग्री, तो 0 माइनस दिस होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो डेल्टा TF जो फाइनली आंसर हमारे पास में आएगा डिफरेंस के बाद में, है ना, तो 0 माइनस दिस माइनस, तो ये आपका डेल्टा TF हो जाएगी 0.23। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में लिख दीजिए 0.23। W1 कितना होगा, तो सॉल्वेंट का मास हमेशा 100 माइनस सल्यूट, तो 100 माइनस सल्यूट हो जाएगा 99.63। ठीक है, ये आपका M2 कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो अप्रोक्स आपके पास में 30 वैल्यू इसकी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो 30। ठीक है, ये तो आ गया आपका एक्सपेरिमेंटल। अब हमें I निकालना है, तो I क्या होगा, ऊपर तो लिखेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसमें ऑब्जर्व कह सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल। तो I इक्वल्स टू M2, NaCl है, तो NaCl का कितना आएगा 58.5 मोलर मास आ जाएगा। तो 58.5 अपॉन M1, ऑब्जर्व में हमारे पास कितना आया 30। या I की वैल्यू निकालो वीडियो पॉज करके सबसे पहले, और फिर डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, सीधा आएगा, है ना, I-1 N-1 परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दीजिए। तो ये आपके पास में IS, I और N कितना होगा, तो NaCl का डिसोसिएशन देख लीजिए, Na प्लस और Cl माइनस, तो 1 प्लस 1, तो N की वैल्यू 2, तो N की वैल्यू 2 प्लेस करो। I का कैलकुलेट करो कितना आ रहा है अप्रोक्स, जल्दी से वीडियो पॉज करके। तो ये स्टूडेंट आंसर आपका 1.95 के करीब आ जाएगा। अब देखो इसमें प्लेस कर दो, अल्फा इक्वल्स टू 1.95 माइनस 1, N कितना है आपके पास में 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 100। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, अल्फा कितना परसेंट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपका सोल्यूशन 95% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट स्टूडेंट्स, कंपटीशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको अलग अलग सोल्यूशन देंगे। जैसे सपोज आपको लिख के देंगे 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, 0 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया, 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ AlCl3, ठीक है, और 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन जो है वो आपकी कोई भी ऐसा ले लीजिए जिसमें ज्यादा हो, Na2SO4, ठीक है, या SC कोई भी जिसमें नंबर ऑफ ज्यादा आ जाए, जैसे NaCl, ठीक है, इस तरह के। तो अब आपको इसमें ये पूछा जाएगा इस फॉर्म्स के अंदर कि इसमें आपके टोटल नंबर, जैसे MgCl2 ले लीजिए, नंबर ऑफ आइंस अलग अलग हो जाएंगे। तो अब जैसे ये आपके पास में 4 सॉल्यूशंस दे रखे हैं और आपसे पूछेंगे व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, पाई इक्वल्स टू कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो वो हमारा N इंटू सी कर दीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, N इंटू सी करेंगे उतना आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन। इसमें ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब C आपको एग्जाम में सेम कंसंट्रेशन दे रखी हो तो इस पार्ट को अभी हटा दीजिए, क्योंकि ये सब में इक्वल है, तो इसीलिए डायरेक्टली ये N के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो N देखो, N का मतलब डिसोसिएट करके देख लीजिए, तो एसिटिक एसिड किस में डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ आइंस कितने बढ़ेंगे 2, N की वैल्यू। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी डिसोसिएट नहीं होता। मोस्टली आपको यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज लिखा हो तो उसको 1 मोल ही मानना है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे Al से 3Cl, 1 एल्यूमिनियम तो 4 आएगा, 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन तो 3 आएगा। ये आपके पास, और चूंकि C सेम है इसीलिए मल्टीप्लाई में C सब में उतना ही रहेगा। तो अब जब आप इसका पहले का निकालेंगे तो जैसे N इंटू सी है फॉर्मूले के अंदर, तो आप वैल्यूज पुट कर दो तो इसकी कितनी आ जाएगी 2 इंटू सी तो सेम ही है, इसका आएगा 1 इंटू सी, इसका आएगा 4 इंटू सी, और इसका आएगा आपका 3 इंटू सी। तो सी तो सेम है, तो आंसर कितना टाइम 2 टाइम्स 1 टाइम्स 4 टाइम्स और 3 टाइम्स हो गया। तो हाईएस्ट किसका हुआ आपका, तो आप सीक्वेंस अरेंज कर लीजिए। हाईएस्ट आपका हो जाएगा AlCl3 का ऑस्मोटिक प्रेशर, और उससे ज्यादा 3 वाले का MgCl2 ऑस्मोटिक प्रेशर, और उससे ज्यादा आपका आ जाएगा एसिटिक एसिड ऑस्मोटिक प्रेशर, और लास्टली आपके पास यूरिया। ऑर्गेनिक हमेशा
सबसे लास्ट में रहेगी। तो ये आपका यूरिया जो होगा, चूंकि उसका एक ही मोल है तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट एक तो ये होगा। एक आप इसी फॉर्मूले में हमेशा जैसे अलग अलग स्ट्रेंथ दे रखी हो, मान लो 0.01 मोलर आपको NaCl दे दिया और एक 0.1 मोलर अगर आपको KCl दे दिया और एक 0.001 मोलर आपको जो है वो MgCl2 या कोई भी और MgI2 दे दिया, ठीक है। तो अब यह ध्यान रखना, जब कंसंट्रेशन अलग हो तो आप इसको कैलकुलेट, इसकी जगह आई भी लिख सकते, आई भी वही सेम चीज है, डायरेक्टली भी आई की वैल्यू को n मान सकते हैं। तो इसमें देखो आपका जो आई इसमें कैलकुलेट करेंगे तो C जितना होगा, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना n और C को मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे आप ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पक्का याद रखना। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आएगा, n की वैल्यू 2 लेनी है, n की वैल्यू 2 लेनी है इंटू 2 और इसमें 3 लेके इंटू 2, फिर जो वैल्यू आए उसके बेसिस पे हायर द n इंटू सी हायर दी पी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर इंक्लूड वांट ऑफ करेक्शन फैक्टर विद प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब आप इसको पूरा एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिए। मैंने हर पॉइंट पे आपको एग्जांपल दे दिए हैं, उस पे बेस्ड ही सारे न्यूमेरिकल्स, एक बार सारे न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, जो कंपटीशन और बोर्ड रिटन एग्जाम में भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सारे वीडियो एक साथ देखिए 1 to 12 जितने भी लेक्चर्स आपके पास में है, और तभी आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और एक चैप्टर बहुत अच्छा तैयार होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।